चंद्रयान-3 ने चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रयान-3 मिशन का लैंडर मॉड्यूल सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतर चुका है। इस सफलता के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है और साथ ही भारत अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ के बाद चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। भारत के महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान-3 का लैंडर विक्रम सफलतापूर्वक चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरा तो इन पलों के साक्षी प्रधानमंत्री मोदी भी बने। दक्षिण अफ्रीका में मौजूद प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली लैंडिंग को देखा। भारत की इस सफलता पर बधाई देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है और यह क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। अब दुनिया में विकसित भारत का शंखनाद हो रहा है। आज महाबहस में इसी पर शुरू करेंगे चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। जो दुनिया नहीं कर पाई वो भारत ने किया। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए। पीएम मोदी ने इसरो देशवासियों को दी बधाई। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। सीएम योगी, सीएम धामी ने दी सभी को बधाई। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी नेतृत्व और मार्गदर्शन में इसरो के वैज्ञानिकों ने वह कर दिखाया है जो अब तक किसी ने नहीं किया था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में जो अब तक दुनिया के लिए असंभव था, एक विजनरी नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने वह संभव करके दिखाया है। चांद पर पहला कदम, सबसे आगे हम। चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के लिए इस मिशन से जुड़े देश के सभी वैज्ञानिकों को, देश की जनता को हार्दिक बधाई। देश को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए गौरवान्वित होने के लिए अवसर देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी हार्दिक अभिनंदन। भारत ने रचा इतिहास, चांद पर हिंदुस्तान। We had a very soft landing and it actually achieved most of the nominal conditions for the landing, including the velocity of touchdown. In fact, I didn't get it exactly. Possibly my team will be able to tell them. The velocity was far less than 2 meters per second. It actually gives us a lot of confidence that the health of the craft will be very good. चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग। तो
अभी तक कहा जाता था चंदा मामा दूर के, लेकिन चंद्रयान 3 के साउथ पोल पर उतरने के बाद अब लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या चंदा मामा टूर के। चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ शगुन दुबे जी हैं, खगोल शास्त्री, हमारे साथ प्रोफेसर पीडी सहारे जी हैं, वैज्ञानिक, हमारे साथ नीति शर्मा जी जुड़ गई हैं, ज्योतिषाचार्य, और थोड़ी देर में इसरो वैज्ञानिक भी हमारे साथ होंगे। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। और निश्चित रूप से आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, हर भारतवासी के लिए गर्व से एक सर उठाने का दिन है और अपने आप को यह कहने का दिन है, इसमें कोई शर्म, कोई गुरेज या अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि स्पेस में अब ब्रांड इंडिया स्थापित हो चुका है। क्यों प्रोफेसर पीडी सहारे जी, क्या आप मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? मैं आपके इस बात से इत्तेफाक रखता हूं और आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। और आज जो इसरो ने कामयाबी पाई है, इनफैक्ट पिछला जो अभियान था उसको भी मैं फेल्यूर नहीं मानता हूं। पिछले अभियान का जो अभी ऑर्बिटर है वो भी अभी वहां पर भ्रमण कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है, और उसकी जो है इसमें सहायता ही मिली है। उसने जो फोटो भेजे हैं, उसका जो इस लैंडर के साथ में जो लिंक हुआ है, उससे हमें बहुत बड़ी मदद मिली है। तो कोई भी जो अभियान या इस तरह का जो हम करते हैं तो वो फेल्यूर नहीं माना जाता है, और फेल्यूर वो नहीं है इसलिए कि उसका इस अभियान में जो है सहायता ही मिली है। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन है और गर्व का दिन है। यानी आपका ये कहना है कि चंद्रयान 2 से हमने बहुत कुछ सीखा, हमारे वैज्ञानिकों को मदद ही मिली है, और उसको भी ये नहीं कहा जाता कि वो सफल रहा, उसको कहते थे पार्शियली सफल रहा। शायद वो ऑर्बिटर वाली बात जो अभी आप जिक्र कर रहे थे, हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। एक बार शगुन दुबे जी का भी कमेंट लेना जरूरी है, जो कि लगातार हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी हुई थी। वो भी इसरो की उसी स्क्रीन पर नजर बनाए हुए थी जिस स्क्रीन को हम लोग देख रहे थे, और धड़कनें बढ़ी हुई थी। शगुन दुबे जी, अब लैंड कर चुका है चंद्रयान 3, भारत ने इतिहास बना दिया है, यहां से आगे अब क्या होगा? लोगों के अंदर एक जिज्ञासा है कि चलिए जहां तक पहुंचना था वहां हम पहुंच गए, अब इसके आगे क्या होगा? बिल्कुल, मैं बनी हुई थी और जैसे कि पूरे इसरो कंट्रोल सेंटर का माहौल था, सबकी धड़कनें बढ़ी थी, हमारी भी थी, और ये सक्सेसफुली हो गया। इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अभी 4 घंटे का लगभग समय लगेगा। जो मून की लूनर डस्ट है वो उड़ी है, क्योंकि लैंडर वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग किया है, तो वो जब तक बैठेगी डस्ट, उसके बाद ही प्रज्ञान रोवर आगे निकलेगा, शाफ्ट खुलेगा, और रोवर निकलने के बाद उसके व्हील्स में हमने एम्ब्लेम के निशान बनाए हैं, अपने नेशनल एम्ब्लेम के। तो वो चांद पे की धरती पर उन कदमों से चलेगा और हमारा परचम चिन्ह बनाएगा वहां पर। तो ये आगे होने वाला है। तो हम बस होपफुल हैं कि अब रोवर की भी प्रक्रिया अच्छे से हो जाए, हमें सूरज की रोशनी अच्छे से मिले, और लगभग 14 दिन का होता है लूनर डे। तो चलिए, इस लूनर डे और अब आगे जो प्रज्ञान रोवर की स्टडी है उसके बारे में आपसे समझेंगे, लेकिन एक कमेंट नीति शर्मा जी, ज्योतिषाचार्य हमारे बीच में, उनसे ले लेते हैं। नीति जी, जब से ये पूरी चंद्रयान 3 की कवरेज चल रही थी, लोग बार बार पूछ रहे हैं कि इसमें ज्योतिषाचार्य का क्या काम है, ये तो वैज्ञानिक घटना है। तो भारत के लिए चांद विज्ञान का विषय तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भारत की सेंटिमेंट में भी चांद है। चाहे वो बच्चों को सुनाई जाने वाली कहानियां हो, या चंदा मामा हो, या फिर भारत से जुड़े हुए जो रीति रिवाज त्योहार हैं उनमें चांद की भूमिका हो, या फिर बॉलीवुड के लिखे हुए गाने, चांद का जिक्र होता ही आया है। आप लोगों की गणना थी कि इस बार ये लैंडिंग सफल हो जाएगी, और उसके लिए आप अपना एक तर्क भी दे रहे थे, तो अब वो चीज पूरी हो चुकी है। बिल्कुल, मैं पिछले 4 दिन से इस पे कवरेज कर रही हूँ, और अलग अलग न्यूज चैनल्स पे, और अभी 5 बजे आप ही के चैनल पे लाइव थी, और पूरी पुष्टि के साथ मैंने इस बात को वहां पे इंकित किया था कि बहुत सक्सेसफुली लैंडिंग होगी। किसी भी तरीके से हमको डाउट नहीं है। 80% देखिए, चाहे वो एस्ट्रोस्पेस हो, चाहे एस्ट्रोफिजिक्स हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, वो एस्ट्रोनॉमी की स्टडी पे ही डिपेंड करती है। हम जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी को प्रॉपर्ली समझें तो एस्ट्रोनॉमी प्लस लॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ द साइंसेस ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज, उसका हम पर मतलब क्या चांद की इम्पैक्ट पड़ रहा गतिविधि है, या चांद की मूवमेंट का असर पंचांग पर पड़ता है। और आप जिस गणित के माध्यम से कोई प्रेडिक्शन देते हैं या किसी तरह की कोई बात कहते हैं ज्योतिषी घटना के बारे में, उसमें चांद की भूमिका है, कैसे?
चांद की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है ज्योतिष शास्त्र में, क्योंकि चांद के नक्षत्र के आधार पर हमको दशा मिलती है, उसी के नक्षत्र के आधार पर हमारा नाम रखा जाता है, उसी की चांद को मन सो जाता है बोलते हैं, आपके मन का, आपकी सोच का कारक होता है चांद। वही ज्योतिष में माता का कारक होता है, कहीं ना कहीं आपकी रेगुलर इनकम को भी चांद दिखाता है। आप देखेंगे कि फुल मून और नो मून के आसपास आपको इमोशनल स्विंग्स मिलते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, और 70% हमारा शरीर जल से बना हुआ, 70% पृथ्वी पे जल है। जो हाई टाइड लो टाइड होती है वो भी चंद्रमा और अर्थ की मैग्नेटिक एनर्जी की वजह से होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वाइटल प्लैनेट माना जाता है। मतलब कुल मिलाकर हमारी माइथोलॉजी में, हमारे ज्योतिष की गणना में चांद और उससे जुड़े हुए जो उसकी गतिविधियां होती हैं, उसके मूवमेंट रहते हैं, उनका असर होता है। ये मान्यता भी है और इसके आधार पे बहुत सारे लोग शुभ अशुभ बहुत कुछ अपने जीवन में लेकर के आते हैं। लेकिन आज हम विज्ञान की बात कर रहे हैं, आज हम वैज्ञानिक पहलू की बात कर रहे हैं, उस तथ्य की बात कर रहे हैं जिसके सबूत केवल और केवल विज्ञान के माध्यम से मिलते हैं। प्रोफेसर पीडी सहारे हमारे बीच में है। प्रोफेसर पीडी सहारे जी, एक बड़ा सपना तो पूरा हो गया, चांद के साउथ पोल पर कोई कंट्री नहीं गई थी, भारत वो पहला देश जो चांद के साउथ पोल पर गया। अब यहां से आगे क्या उम्मीदें हैं, मिलेगा क्या साउथ पोल पर? इस पर पहले भी कई सारी स्टडीज हुई होंगी। देखिए, हमने चंद्रयान 1 भेजा था, उसने जो डेटा दिया था उससे दुनिया को बाकी लोगों ने भी भेजे, लेकिन हमने जो डेटा वहां से पाया उससे ही वहां पर पानी की खोज हुई। तो ये तो पहली उपलब्धि थी हमारी कि जो हमने दुनिया को दिखाया कि जो भारतीय वैज्ञानिक हैं उनसे, जो भारतीय वैज्ञानिक हैं उनमें कितनी जो है डेडिकेशन है और उसका जो डेटा है कितना यूजफुल है। उसके बाद में जो सेकंड जो हमारा अभियान रहा, चंद्रयान 2 रहा, उससे भी हमें बहुत सारी उसमें के फोटो मिले। और चंद्रयान 3 का जो रोवर है प्रज्ञान, वो किस तरह की स्टडीज वहां पर करेगा? अब चांद के साउथ पोल को एक्सप्लोर करना है, तो वहां से क्या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स या कुछ नए फैक्ट्स मिलने की उम्मीद है? जी, चंद्रयान 2 का जो रोवर है और जो लैंडर है, दोनों में ही पेलोड्स है, और जो लैंडर है उसमें जो यंत्र लगाए गए हैं, जो इक्विपमेंट लगाए गए हैं, उसमें वहां का सिस्मिक जो कंडीशंस मतलब क्या है, चांद पर भूकंप आते हैं, कितने आते हैं, कैसे आते हैं, उसके बारे में पता चलेगा। ठीक है, वैसे ही पूरा जो 14 दिन का जो लूनर डे है, यानी चांद पर जो दिन होता है, उसमें जो टेम्परेचर वेरिएशन कैसे होता है, वहां की कंडीशंस क्या है, उसका भी ये लगाया जाएगा। उसके साथ साथ उसमें एक और यंत्र है उससे वो रेडिएशन, जो सेलेस्टियल रेडिएशन आते हैं, उसमें से क्या प्लाज्मा किस तरह से और उसकी डेंसिटी क्या है, उसका पता चलेगा। उसके साथ साथ जो अब रोवर निकलेगा वहां से, उसमें 2 मुख्य यंत्र लगे हुए हैं, 2 मुख्य इक्विपमेंट लगे हुए हैं। तो एक है कि अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, वो सरल भाषा में कहा जाए तो हमारा जो एक्सरे की मशीन होती है, हमारे जो एक्सरे की मशीन फोटो लेने वाली अलग, और जो हमारे साइंस में हम यूज करते हैं वो स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं वो अलग। तो ये इतनी बड़ी मशीन वहां ले नहीं जा सकते थे, इसीलिए अल्फा रेज को बम्बार्ड करके वहां से त्वरित वहां एक्सरे निकाले जाएंगे। और मतलब वो चांद की सतह के नीचे नहीं, आप उसकी बात कर रहे हैं। एक्सरेज किसके ये जो होंगे? रोवर है, रोवर हमारा है, उस पर ये मशीन लगी हुई है, ये इक्विपमेंट लगा हुआ है, पेलोड लगा हुआ है, और उससे एक्सरे निकल के वो जो चांद की सतह से जो जमीन होगी उस पर जाकर के उनमें किस तरह के खनिज है, किस तरह के वहां मिनरल्स है, उसकी खोज। दूसरा एक उसमें इक्विपमेंट लगा हुआ है, उसको लिब्स कहते हैं, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेक डाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये जो इस तरह का जो लेजर है, उसमें लेजर किरणें डाली जाएंगी और चांद की सतह पर, चांद की सतह पर, ठीक है, और उससे जो ब्रेकडाउन होगा, जो मॉलिक्यूल्स ब्रेक होंगे, उसमें से जो सिग्नल मिलेगा वो कैप्चर किया जाएगा। और वो इससे पता चलेगा कि ये सतह दरअसल किस चीज से मिलकर के बनी है। हाँ, उसमें जो किस तरह के एलिमेंट्स है, उसमें मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फॉस्फर है, इस तरह के किस तरह के जो है
है या नहीं है। यानी एक्सरेज की भी मदद ली जाएगी कि चांद की सतह के नीचे क्या है वो पता करने में, लेजर की भी मदद ली जाएगी ये पता करने में कि वो सतह दरअसल कौन से मिनरल से मिलकर बनी है। यानी बहुत सारी जानकारियां हैं जो सामने आएंगी। और ये सब शुरू कितनी देर में हो जाएगा? शगुन दुबे जी, जैसे आपने बताया कि सॉफ्ट लैंडिंग हुई, उसके बाद एक डस्ट स्टॉर्म बनता है, मतलब धूल उड़ती है, उसको सेटल डाउन होने में टाइम लगता है क्योंकि चांद पर वायुमंडल नहीं है, हवा नहीं है, ग्रेविटी कम है, तो इसलिए वो डस्ट पार्टिकल धीरे धीरे सेटल होते हैं। कितनी देर लगेगी जब रोवर प्रज्ञान बाहर आएगा, अपना काम शुरू करेगा और सिग्नल वापस भेजेगा, मतलब हम तक जानकारियां आएंगी? तो लगभग इसमें 4 घंटे का समय लग जाएगा जब ये पूरा डस्ट सेटल होगा और प्रज्ञान बहुत धीरे धीरे 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से डिसेंड होगा, अपने रैफ्ट से निकलेगा। और उसके बाद उसमें जैसे कि सर बता रहे थे उसमें 2 इंस्ट्रूमेंट्स है, तो एक मून ड्रिल भी है जो ड्रिलिंग करेगा और हमें शायद वो वही लेजर डिवाइस है जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे कि उससे कुछ मॉलिक्यूल्स ब्रेक होंगे और पता लगेगा कि जो सतह है ये किस चीज से मिलकर के बनी है। वैसे तो शगुन दुबे जी कहा जाता है कि चांद के साथ एस्टेरॉइड्स की इतनी टक्करें हुई हैं, इतनी भिड़ंत हुई है कि उस पे कई कई किलोमीटर लंबे क्रेटर्स बने हुए हैं, हार्ड रॉक है, और ये चांद का वो हिस्सा है जहां पर अरबों साल से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है। इसको लेकर क्या जानकारियां हैं? तो वहां तो तापमान भी बहुत शून्य से नीचे होता होगा। बिल्कुल, जो अगर पृथ्वी के चारों तरफ जब चांद घूमता है तो उसकी एक हिस्सा हमारे साथ टाइडली लॉक है, तो पीछे वाला हमें दिखता नहीं है, फार साइड, और वहां पे सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंचती है। और चांद की जो वायुमंडल है इतना पतला है कि जितने भी ये उल्कापिंड है, एस्टेरॉइड्स है, ये बहुत तेजी से आते हैं और भिड़ जाते हैं चांद की सतह से, तो एक बहुत बड़ा गड्ढा, इंपैक्ट क्रेटर्स बनते हैं। पृथ्वी पे हम इसलिए सुरक्षित है क्योंकि हमारे पास एटमॉस्फेयर है जो उसको जला देता है, बट वहां ऐसा नहीं होता। तो इतने गड्ढे हैं उस पार साइड में, प्लस वहां के जो गड्ढे हैं उनमें रोशनी नहीं है, तो वहां ऐसे खनिज हैं, ऐसे तत्व हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो शायद जब सोलर सिस्टम ग्रह मंडल बना था उस वक्त के वो तराशे हुए, जैसे आप फॉसिल्स कहते हैं ना, उस तरह से वो मेंटेन हैं अभी। सौर मंडल और ब्रह्मांड के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारियां मून के साउथ पोल से मिल सकती हैं कि कैसे इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई, और जिन फॉसिल्स की आपने बात की कि वो यहां पर हो सकते हैं, किस तरह का खनिज था, अभी तक ना वहां हवा है ना सूरज की रोशनी वहां पर पहुंच पाई है। पीडी सहारे जी, यहां पर लूनर डे की बात होती है कि 14 दिन रात रहती है, 14 दिन वहां पर दिन रहता है, मतलब अर्थ का एक दिन मून के 14 दिन के बराबर है, और आज से वहां पर लूनर डे की शुरुआत हुई है। ऐसा हिस्सा जहां सूरज की रोशनी अरबों साल से नहीं पहुंची, वहां का दिन कैसा दिखता होगा? हमारे दर्शकों को समझाइए जरा, दिन और रात में क्या फर्क है, क्या दिखता होगा वहां पर? नहीं, दिन जब निकलता होगा तो वहां सूरज की रोशनी ना भी वहां तो पहुंचती होगी। जब दिन निकलने का मतलब ही है कि वहां सूरज की रोशनी पहुंचती होगी, तो कुछ पार्ट ऐसा है जिसमें नहीं पहुंचती है। तो ये जो सारा इक्विपमेंट या रोवर या ये जो चलेगी वो सोलर एनर्जी की ऊर्जा से ही चलेगी वहां पर। और तो सोलर पैनल लगे हुए हैं चंद्रयान 3 में, और उसी लूनर डे को ही उतारा गया था। यही गणना थी साइंटिस्ट की, ताकि वो सोलर एनर्जी हासिल करके चार्ज अप होकर अपना काम शुरू करे। जी, वहां थोड़ा सा स्टोरेज तो होगा, लेकिन वो इतना नहीं होगा कि उसमें और 15 दिन तक या 14 दिन तक वो काम कर पाए। तो इसीलिए वो जब तक रोशनी रहेगी तब तक वो सोलर पैनल से ऊर्जा मिलती रहेगी, और उसी से वो सारे इक्विपमेंट और सारा चलेगा, और उसी से सारा डेटा मिलेगा। दूसरा, उसमें जब रात होने लगेगी तो टेम्परेचर इतना नीचे जाएगा कि हो सकता है कि बाकी सेंसर्स और इक्विपमेंट वहां जो लगे हुए हैं वो चलना बंद कर दे। ठीक है, और इसीलिए इसका लाइफ जो है 14 दिन का ही रखा गया है। ये 14 दिन की जो लाइफ है ये प्रज्ञान रोवर की लाइफ है जो स्टडी करेगा, या फिर ये पूरे चंद्रयान 3 का जो मैकेनिज्म आप ये कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि रोवर की लाइफ और जो लैंडर है उस पर जो इक्विपमेंट लगे हैं, दोनों की ही लाइफ 14 दिन की मानी गई है। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये 14 दिन की जब रात रहेगी और उसके बाद में दोबारा से दिन शुरू होगा, और ये भी हो सकता है कि वो इक्विपमेंट जो अभी हम मानते हैं कि 14 दिन के बाद में डेड हो जाएंगे उस टेम्परेचर, वो दोबारा चार्ज हो सकते हैं, सोलर एनर्जी मिलेगी, मान लीजिए ऐसा वो दोबारा चार्ज हो सकते हैं, वापस से वर्किंग कंडीशन में आ सकते हैं। यदि आ जाए
तो फिर ये जो है बहुत डेटा दे सकता है और बहुत कुछ और अधिक स्टडी उसकी हो सकती है और डेटा हमारे पास में आ सकता है और वो बहुत यूजफुल रहेगा। ये मेरा ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग बात, पूरा देश जो आज गौरवान्वित है क्योंकि साउथ पोल पर हम ऐसा पहला देश है जिसने सफल लैंडिंग की है। थोड़े दिन पहले रूस का जो लूना 25 था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, क्रैश हो गया था और कहीं ना कहीं ओवरऑल विश्व में एक मायूसी थी क्योंकि एक स्पेस मिशन को सालों साल लगते हैं खड़ा करने में, उसके बाद उसको स्पेस में भेजने में। कंट्री कोई भी पहुंचे लेकिन उसकी फाइंडिंग्स पूरे मैनकाइंड के लिए होती हैं और यही बात आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी कही कि चंद्रयान 3 की जो सफल लैंडिंग है इससे आगे की जो जानकारी सामने आएगी वो पूरे ह्यूमन काइंड के लिए होंगी, पूरे विश्व के लिए होंगी, लोगों के लिए होंगी। शगुन दुबे जी, लोग इंतजार कर रहे हैं चांद पर भारत की कोई छाप भी पड़े। थोड़ी देर पहले आपने भी जानकारी दी थी कि जैसे ही प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा तो उसके व्हील्स के माध्यम से एक तरफ भारत का नेशनल एम्बलम यानी जो अशोक स्तंभ पर बना हुआ शेरों का चित्र है वो छपेगा और दूसरे व्हील से इसरो का लोगो। अब क्योंकि चांद पर वायुमंडल नहीं है तो क्या यह माना जाए कि हमेशा हमेशा के लिए ये दोनों चिन्ह चांद के साउथ पोल पर छप जाएंगे, भारत का नेशनल एम्बलम और इसरो का लोगो? जी बिल्कुल। अगर जैसे आपको पता होगा कि जब पहला इंसान नील आर्मस्ट्रांग गए थे चांद पे तो उनके जो फुटप्रिंट्स थे वो वहां पे रह गए थे और क्योंकि वहां वायुमंडल इतना पतला है तो कोई हवा से तो वो डिस्टर्ब नहीं होंगे तो वो वहीं रह जाएंगे। हाँ, अगर कोई एस्ट्रॉइड या मीटियोराइट उस पर गिर जाता है तो वो जरूर मिटेंगे, लेकिन वैसे उनको कुछ नहीं होगा, वो वहीं के वहीं रहेंगे और हमारी छाप जो है वो सुरक्षित रहेगी चांद की सतह पे। तो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, वो काफी दिन तक वहां रहेंगे जब तक अगर वहां कोई दूसरा एस्ट्रॉइड या मीटियोराइड उसको खराब ना कर दे। ठीक है। प्रोफेसर पीडी सारे जी, रोवर अपनी स्टडी करेगा, कहा जा रहा है कि इसका एक स्ट्रिंग जो है वो विक्रम लैंडर के साथ अटैच्ड है, तो आखिर कितनी रेंज तक ये आगे जाकर अपनी फाइंडिंग्स कर सकता है? इसकी रेंज क्या है? ये चांद पर कितना आगे तक ट्रैवल करके जा सकता है? अभी तो इसकी जो रेंज है वो 50 मीटर की रखी गई है, तो 50 मीटर तक वो कहीं जा सकता है। 50 मीटर का रेडियस 50 मीटर के रेडियस प्रोवाइडेड कि इस लेकिन उसमें कोई ऐसा गड्ढा ना हो या कुछ ये ना हो कि वो वहां से वापस ना आ पाए, और ये तो ये सारी जो है कमांड्स दी जाएगी, उसको कंट्रोल किया जाएगा। और दूसरा कि इससे यदि ज्यादा दूर जाता है तो उसका कम्युनिकेशन टूटेगा, वो जो उसमें जो क्योंकि डेटा उसको ट्रांसफर करना है, डेटा ट्रांसफर करना है लैंडर को, और लैंडर से फिर जो है ऑर्बिटर को आकर के वहां से डेटा आएगा। तो इसीलिए अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, पूरा देश उत्साहित है और क्यूरियस भी है इस चीज को लेकर कि पहला सिग्नल चांद से कब पहुंचेगा इसरो पर? मतलब लैंडिंग हो गई है, 3.5-4 घंटे बाद प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा, वो अपना काम शुरू करेगा, फाइंडिंग्स करेगा, तो पहला सिग्नल कब क्या भेजा जाएगा इसरो को? क्या जानकारी सबसे पहले चांद से आएगी हमारे पास? नहीं, चांद वो जो लैंडर है उसने तो ऑलरेडी मैसेज भेज दिया है कि आई हैव रीच्ड टू माय डेस्टिनेशन। अच्छा, वो तो और पहला मैसेज तो आ गया। प्रज्ञान रोवर से जो जानकारियां मिल रही हैं वो कब तक आएंगी हमारे पास? जो क्या है जानकारी जैसा कि कहा गया है कि 3-4 घंटे बाद जब डस्ट वो सारा सेटल हो जाएगा, क्योंकि यदि ऐसा नहीं करते हैं तो वो डस्ट के कारण उसके सेंसर्स खराब होंगे, उसको काम करना भी बंद कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है अभी पहले तो वो डस्ट सेटल होने तक का हमें इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद में उसका वो जो दरवाजा खुलेगा, उसमें से रैंप बनेगा और वो जो है बाहर आएगा। तो उसके बाद जब वो काम करना तो ये तो कमांड सारी यहां से जाएगी उसको, मुझे लगता है। और उससे ही और चांद पर पानी हो सकता है ये चंद्रयान का फर्स्ट मिशन ही अपनी फाइंडिंग्स में दे चुका है। चंद्रयान 2 उसको और आगे लेकर के जाता, लेकिन अब वो काम चंद्रयान 3 पूरा करेगा। तो पानी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नीति शर्मा जी से भी कमेंट ले लेते हैं। ज्योतिषाचार्य हमारे बीच में। नीति जी, अब यहां से आगे भी कोई गणना है क्या आपकी कि क्या मिलेगा? फिलहाल तो पूरे विश्व की नजर है कि वहां कौन सा मिनरल होगा, क्या वहां पे कोई फ्यूल यानी ईंधन का इंतजाम हो सकता होगा, या वहां पे पानी मिलेगा, किस फॉर्म में मिलेगा? देखिए, पानी तो 101% मिलेगा, क्योंकि ज्योतिष में चंद्रमा कर्क राशि वो तो है वहां पर, वो तो ऑलरेडी मिल चुका है। नहीं बता दी थी, वो तो है, किस फॉर्म में है? हाँ,
किस फॉर्म में है, यहाँ पे मेरे को लगता है कि वो एक सेडिमेंटेड फॉर्म में, गैस की फॉर्म में, क्योंकि जो अभी 6:04 की IST दिल्ली के हिसाब से जो कुंडली बनी थी वो मकर लगन की बनी थी, जिसका स्वामी शनि होता है, जो वक्री है इस समय। यहाँ पे एक चीज मैं जरूर बताऊंगी ज्योतिष की गणना के हिसाब से कि आज जिस समय लैंडिंग हुई थी उस समय शनि और मंगल दोनों षडाष्टक योग बना रहे थे। षडाष्टक एक थोड़ा सा नेगेटिव योग है, हालांकि गज केसरी बन रहा था, बुध आदित्य बन रहा था, सूर्य पे गुरु की दृष्टि थी, दूसरा राहु केतु एक्सिस में चंद्रमा था। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो अभी मेरे से पूर्व साइंटिस्ट बोल रहे थे कि तो आपका ये कहना है कि निश्चित तौर पर वहां पर पानी की पुष्टि और मजबूत तरीके से होगी, और सेडिमेंटेड फॉर्म या गैसियस फॉर्म आप अपनी ज्योतिषी गणना के आधार पर ये कह रही हैं। अब शो मुझे यहाँ पे खत्म करना है, लेकिन जाते जाते पीडी सहारे जी आप भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसमें डालिए। पानी वहां पर है, ये बात लोग जान गए हैं, किस फॉर्म में है, ठंडी जगह है, माइनस तापमान चला जाता है 200 से भी नीचे। नहीं, पानी जो है वो तो जमीन जैसे पानी सोखती है तो वो उस फॉर्म में ही होगा। अभी मुझे लगता है कि वो मिनरल जो भी है उसके साथ पानी का जो भी है मिला हुआ होगा। और यदि वो बहुत ज्यादा तापमान नीचे जाता है तो उसके बर्फ के कण जैसे भी बन सकते हैं, और वो उस फॉर्म में भी होगा। तो ये इंफॉर्मेशन अब जब रोवर बाहर आएगा और ये उससे भी मिल सकते हैं। और पहले और इसके लिए हमें करना होगा तकरीबन 4 घंटे का इंतजार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चंद्रयान 3